नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलिस्टो क्लासेस में। देखो, आपने अक्सर एक न्यूज़ पढ़ते होंगे आप अखबारों में या सुनते होंगे कि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में कमी कर दी है या रेपो रेट में वृद्धि कर दी है। आखिर आरबीआई उन रेपो रेट में वृद्धि क्यों करता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, या रेपो रेट क्या है, या रेपो रेट के में कम होने से या रेपो रेट में वृद्धि होने से जो हमारी अर्थव्यवस्था है या बैंकिंग सिस्टम है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उन सबको आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं आसान भाषा में। जो रेपो रेट है, रेपो रेट आखिर है क्या? रेपो रेट को यदि मैं परिभाषित रूप से आपको बताऊं तो रेपो रेट वो रेट है जो आरबीआई जो है या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है अपने वहाँ के वाणिज्यिक बैंकों से वसूलता है। अब वो वसूलता किस पे है, या जो वसूलता है वो किस आधार पर वसूलता है? जैसे देखो, हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, हम अपने बैंक में जो आम लोग होते हैं वो अपना पैसा क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जो वो बैंक है वो सारा पैसा, क्रेडिट हुआ पैसा अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो उस पैसे को वो लोगों को लोन में दे देते हैं, जो उद्योगपति होते हैं उनको लोन में देते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन बैंकों के सामने आती है कि जो बैंक है उनके पास जो अपने दैनिक कार्य होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे की कमी हो जाती है। और जब पैसे की कमी हो जाती है तो वो कोशिश करते हैं कि उनका जो डेली कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहे, तो उसको कमी को पूरा करने के लिए वो आरबीआई के या किसी देश के सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और उससे डिमांड करते हैं कि हमें अपने दैनिक कार्य करने के लिए रेपो रेट के आधार पर या रेपो रेट को बेस बनाकर हमें पैसा चाहिए। तो जो वो उसको पैसा लेने जाते हैं आरबीआई से, उस आरबीआई, अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई बिना कुछ अपने पास रखे उनको पैसा देगा, क्योंकि ये कहीं भी रूल नहीं है। जब हम किसी से पैसा लेने जाते हैं तो उसको कुछ ना कुछ हम रख के आते हैं। तो जब वो जो रख के आते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि उन बैंकों के पास बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। जो वो बॉन्ड्स वगैरह रख के आते हैं तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रखते हैं और उसके आधार पर जो पैसा लाते हैं फिर उस पर जो वो ब्याज देते हैं उसको बोलते हैं, जो वो दर होती है, रेपो रेट। अब ये ऐसा, इसमें आरबीआई ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ऐसा नहीं कि जो ये बैंक है ये जब चाहे कितना भी पैसा मांग सकते हैं, क्योंकि यदि इस तरह की आरबीआई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा तो वो बैंक अपनी जो बैलेंस शीट होती है उसको गड़बड़ कर देंगे और उससे जो बैंक में स्कैम होते हैं उनमें जो है वृद्धि होनी लगेगी। तो बैंक इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है इस तरह से कि बैंक ये कहता है कि आप रेपो रेट के रूप में जो आपकी टोटल जो एनडीटीएल है, जो आपकी जो टोटल एनडीटीएल है, एनडीटीएल बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ को, उसका सिर्फ 1% आप रेपो रेट के रूप में ले सकते हैं। यदि किसी बैंक की 200 करोड़ रुपए की एनडीटीएल है, यानी कि उसकी जो टोटल वैल्यूएशन है, जो टोटल उसके पास वैल्यूएशन है, आसान भाषा में बात करें वो 200 करोड़, तो उसका सिर्फ 1% रेपो रेट के रूप में ले सकता है, यानी कि आरबीआई से सिर्फ 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर सकता है। और इसको भी आरबीआई 2 पार्ट्स में देता है। एक पार्ट्स इसका ओवरनाइट रेपो रेट के रूप में देता है जो 0.25% होता है, और एक देता है टर्म रेपो रेट के रूप में। जो ओवरनाइट रेपो रेट होती है वो देता है 1 दिन के लिए, यदि आज आरबीआई से वो पैसा लाते हैं तो उसको कल वापस करना होगा। और जो टर्म रेपो है जिसमें 0.75% होता है वो 3 दिन के लिए दे सकता है, 7 दिन के लिए दे सकता है, 14 दिन के लिए और 28 दिन के लिए। इस तरह 4 भागों में 0.75% को दे सकता है। अब ये जो आरबीआई है ये इफ़ेक्ट किस तरह से डालती है हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इन्फ्लेशन पर किस तरह से इफ़ेक्ट डालती है? देखिए, इसको आरबीआई की बेंचमार्क पॉलिसी रेट कहा जाता है। अब वो बेंचमार्क पॉलिसी रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरबीआई को यदि किसी और रेट में, अपनी रिवर्स रेपो रेट में या अपनी बैंक रेट्स में यदि उसमें परिवर्तित करना है तो उसको आरबीआई इनको डायरेक्टली चेंज करता ही नहीं है, वो सिर्फ रेपो रेट में परिवर्तित करेगा और उसका सेम इफेक्ट है, जितने पॉइंट से वो इसमें कमी या वृद्धि कर रहा है उसका सेम इफेक्ट वहाँ पे पड़ेगा। अब इसको बेंचमार्क पॉलिसी रेट और भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है या किसी भी देश में जो जीडीपी की जो दर है वो क्या है, या इन्वेस्टमेंट कितना है, रोजगार कितना है, उसको जो प्रभावित करने की जो क्षमता है वो इस रिवर्स जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है इसमें होती है। अब रेपो रेट उस चीज़ को, जो इन्वेस्टमेंट किसी देश में आ रहा है, या जीडीपी की दर क्या है, या खासकर जो इन्फ्लेशन है जिसे मुद्रास्फीति या महंगाई या आम भाषा में महंगाई बोलते हैं, उसको किस तरह इफेक्ट करता है। जैसे देखो, यदि आरबीआई अपनी रेपो रेट में वृद्धि करता है, आरबीआई ने अपनी रेपो रेट में वृद्धि करी, अब जब आरबीआई रेपो रेट में वृद्धि करेगा तो जो बैंक है
जो वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, वो भी अपनी जो ब्याज दर वो लोगों को देंगे उसमें वो वृद्धि करेंगे। और जब वो वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो लोन लेने बाज़ार में या उसमें जो बैंक है उसमें लोन लेने कम जाएंगे। जब लोन लेने कम जाएंगे तो लोगों के पास या मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो तरलता है, वो कम होगी। लिक्विडिटी बेसिकली उसको बोलते हैं जैसे मार्केट में कितना पैसा है, कितना पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है। तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम होगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी तो लोग कम शॉपिंग करेंगे, कम वस्तुएं खरीदेंगे। जब वस्तुएं कम खरीदेंगे तो डिमांड कम होगी, तो महंगाई जो है, जो इन्फ्लेशन है, वो आसानी से कम हो सकती है। इसका रिवर्स भी, यदि आरबीआई अपनी रेपो रेट में कमी करता है, आरबीआई अपनी रेपो रेट में कमी करेगा तो जो बैंक है वो भी अपनी उसी पॉइंट से, जितने आरबीआई ने पॉइंट्स कम किए हैं उसी से बैंक भी अपनी रेट कम करेंगे। और जब बैंक अपनी रेट कम करेंगे तो लोग इस लालच में या इस उससे उम्मीद से कि हमें कम ब्याज देना पड़ेगा, लोग ज़्यादा लोन लेंगे। उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग उसको खर्च करने के लिए शॉपिंग करेंगे, मार्केट में निकलेंगे। और जब वे शॉपिंग करेंगे तो वस्तुओं की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी और जो महंगाई है, महंगाई खुद बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो रेपो रेट है हमारी महंगाई को, जो मुद्रास्फीति है, उसको इस तरह से नियंत्रित करता है। अब इसी में जो दूसरा टॉपिक है वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली रिवर्स, इसका रिवर्स होता है इसका, लेकिन इफ़ेक्ट सेम डालता है। इसके आधार पर भी आरबीआई जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, उसको नियंत्रित करता है। अब रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा कैसे है? देखो, जैसे मैंने बताया कि जो रेपो रेट है, रेपो रेट तब कार्य करता है जब बैंकों के पास पैसे की कमी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोरोना जैसे काल में हुआ था, कि आरबीआई के जो बैंक है उनके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि उस पैसे पर भी कमाई करें। तो वो उस पैसे को कोशिश करते हैं कि उस देश के सेंट्रल बैंक में जमा कर दें। अब वो सेंट्रल बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। रेपो रेट में क्या था, सेंट्रल बैंक से पैसा वो ला रहे थे और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जमा कर रहे हैं। अब वो जो आरबीआई में पैसा जमा करते हैं तो आरबीआई उस जमा हुए पैसे पर जो उनको ब्याज देता है और जिस दर पर ब्याज देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब कभी कभी इसमें क्या होता है, आरबीआई इसको काउंटर करने के लिए, इसको नियंत्रित किस तरह से करता है, बैंक जो होते हैं, जो कुछ जिसे कहते हैं, जो बैंक ज़्यादा माथापच्ची करने से बचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा माथापच्ची ना करें और हमें बेनिफिट भी होता रहे, तो वो लोगों को, बैंक लोगों को जो लोन है वो नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को लोन देना थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है और उसको वापस लेना मुश्किल कार्य होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि अपना सारा पैसा हम आरबीआई में, या जितना हमसे हो सकता है जो बाउंडेशन है उससे, उसके आधार पर पैसा आरबीआई में जमा करें, ताकि उन्हें लोगों से माथापच्ची ना करनी पड़े। तो आरबीआई इसकी काउंटर करने के लिए, क्योंकि आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक वो ये चाहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था में जो मोबिलिटी है वो बढ़े, चलती रहे। तो ये बैंक आरबीआई में पैसा जमा करने की कोशिश करते हैं। तो आरबीआई इसको काउंटर करने के लिए क्या करता है, जो रेट है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देता है, ताकि जो बैंक है, बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करने के प्रति जो है हतोत्साहित हो, इतने ज़्यादा प्रोत्साहन ना हो। अब ये इफ़ेक्ट कैसे डालता है, आरबीआई क्यों ऐसा करता है कि उसको ये रेट कम करनी पड़े? अगर वो इस तरह के कार्य नहीं करेगा तो जो इन्फ्लेशन है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। जैसे जो इफेक्ट रेपो रेट डाली थी वही इफेक्ट ये सेम ही तो इफेक्ट डालती है, लेकिन रिवर्स रूप में। वो कैसे डालती है? जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने यदि अपनी रिवर्स रेपो रेट है वो कम कर दी, जब वो अपनी रिवर्स रेपो रेट कम करेंगे तो जो बैंक है वो आरबीआई में अपना पैसा जमा करने कम जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे कम ब्याज मिल रहा है। तो वो कोशिश करते हैं कि हमें आरबीआई से यदि कम पैसा मिल रहा है तो हम जो पैसा है हमारा, जो बैंक में पैसा है वो मार्केट में दें, वो उद्योगपतियों को दें, वो जनता को दें। तो जो बाकी बैंक है वो अपना पैसा जनता को लोन में देते हैं, तो जनता के पास पैसा जाता है। तो आपको पता जो इफ़ेक्ट रेपो रेट में हो रहा था, पैसा सर्कुलेट होता है, ज़्यादा पैसा पहुंचता है। जब ज़्यादा पैसा पहुंचता है तो वस्तु की डिमांड बढ़ती है और महंगाई बढ़ने लगती है, और इसका उल्टा भी। इस तरह से रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इफेक्ट तो सेम डालते हैं महंगाई पर, बेरोजगारी पर, लेकिन दोनों रिवर्स रूप में होते हैं। रिवर्स रूप में यदि मैं अंतिम में आपको एक लाइन में अगर 2-3 पॉइंटों के हिसाब से मैं बात करूँ, रेपो रेट में पैसा बैंक लाते थे आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट में बैंक में पैसा अपना जमा करते हैं आरबीआई के पास। रेपो रेट में पैसा जो उस पैसे पर जो ब्याज देता था वो ब्याज देते थे वाणिज्यिक बैंक, और रिवर्स रेपो रेट में जो ब्याज देता है वो देते हैं आरबीआई। इस तरह से ये दो टॉपिक
जो सेम होते हुए भी थोड़ा सा अपना अलग इफेक्ट, मतलब इफेक्ट सेम होते हुए भी थोड़े से रिवर्स होते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था पर इस तरह से इफेक्ट डालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।